इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर मैं राहुल धाकड़ आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक बलगतिकी से रिलेटेड कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया। अब आज का जो हमारा नया इस रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अंदर जो नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो हो रहा है प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया या प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो नॉर्मल आप सभी को ये पता होना चाहिए कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि कितनी होगी, एक होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। नॉर्मल आप सभी को भली भांति पता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो यदि मैं इसकी सामान्य डेफिनेशन लिखूं तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होगी वो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। माना हमने कोई अभिक्रिया ली है, अभिक्रिया जो ली है वो क्या ली है, R∗P हम यही लेते आए हैं, R∗P उत्पाद जिसे नाम बोला गया है। ठीक, अब इसकी कोटि कितनी है, एक है। कोटि कितनी है, ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 1, कितनी है, एक है। जब कोटि एक है तो इसका वेग नियम हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से जब लिखते हैं तो वह कितना आएगा, वेग नियम कितना रहता है, R समानुपाती, हमें पता है क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, यहाँ कितना होगा, 1। तो हम इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात के, क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो हम नॉर्मल क्या लिखेंगे कि वे, सेकंड जो परिभाषा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारक की प्रथम घात के समानुपाती, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारक के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो नॉर्मल डेफिनेशन, दो डेफिनेशन हो गई। यदि हम नॉर्मल लिखें कि किसे कहते हैं तो पहली डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि कितनी होती है, एक होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन क्या होगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं
क्या लिखा आपने कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया जो है, जिस प्रकार हमने शून्य कोटि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ क्या पढ़े थे, समाकलित समीकरण अवकलित समीकरण पढ़े थे, उसी प्रकार हम प्रथम कोटि अभिक्रिया की भी क्या पढ़ेंगे, समाकलित और अवकलित समीकरण। और आज का हमारा जो मेन क्वेश्चन बनता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला है कि इस टॉपिक से लगातार 2014 से अभी तक ऐसा कोई साल नहीं बचा है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आया है। हर साल इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होता है। तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं उनसे कृपया ध्यान से पढ़ें, आपका ही बेनिफिट है। ये थी समीकरण नंबर 1। अब हम लिखते हैं वेग नियम के बाद की चर्चा करते हैं हम। अब जो चर्चा होने जा रही है उस चर्चा पर विशेष ध्यान दीजिए। हम क्या लिखेंगे, माना एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया, माना एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। क्या ले ली हमने, वही अभिक्रिया ली है R, और R से क्या बना दिया मैंने, उत्पाद प्रोडक्ट बना दिया। अब इसकी कोटि कितनी है वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। कोटि कितनी है, 1। जब इसकी कोटि 1 है तो मैं क्या लिखूँगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से कौन सा नियम लगाते हैं हम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि जब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगता है तो क्या होता है कि जो अभिक्रिया का जो वेग है, क्या कि अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग स्मॉल r क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होगा और घात कितनी आएगी, 1। और इसी को ही हमने लेटेस्ट उधर भी लिखा था, R = K, ये लिखा था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, R = K1, और यहाँ कितना हो जाएगा, R की सांद्रता। जहाँ मैं बेकायदा ये लिख सकता हूँ, जहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ K1 प्रथम कोटि अभिक्रिया, K1 प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। जहाँ K1 प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, तो हमने क्या लिखा, जो K1 है वो क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, आपने देखा कि R बराबर ये लिखा। फिर हम लिखते हैं अभिक्रिया वेग की जो परिभाषा बोली जाती है वो क्या परिभाषा होती है, अभिक्रिया वेग की परिभाषा। तो परिभाषा के अनुसार हम वेग क्या सूत्र क्या लिखेंगे, हम सूत्र लिखते हैं R = क्या लिखता हूँ मैं, dR/dt। ये आपने पहले ही पढ़ा है, कितना होता है, dR/dt। लेकिन क्रिया कारक की वजह से आगे क्या आ जाता है, माइनस। तो मैंने क्या लिखा, d, किससे लिखा ये हमने, अभिक्रिया वेग की परिभाषा से, dR/dt। इसके बाद हम लिखते हैं अभिक्रिया वेग की परिभाषा, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब आपको भलीभांति पता होना चाहिए कि जब अभिक्रिया वेग की परिभाषा और दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों वेग के ही सूत्र हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, समीकरण 1 व 2 से दोनों ही इक्वल हो जाएंगे और माइनस
डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू होगा K1 इंटू आर की पावर एक, और किसी की भी पावर एक होती है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एक समीकरण आती है, इस समीकरण को हम मॉडिफाई करते हैं आगे, तो हमारे पास क्या आता है, जैसे ही हमने इसे मॉडिफाई किया आर आर एक साइड और टी एक साइड, तो माइनस डी आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 और डी टी उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया K1 डी टी हो गया। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये माइनस उधर ले जाओ, डी आर अपॉन आर सांद्रता है बिग ब्रैकेट का मतलब माइनस का K1 डी टी। जो ये उपरोक्त समीकरण आई है समीकरण नंबर 3, इस समीकरण 3 को प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित समीकरण कहते हैं। मैं क्या लिखूँगा नीचे, समीकरण 3 को प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित समीकरण कहा जाता है। यदि आपसे यहाँ तक ही पूछा जाए तो डेरिवेशन यहाँ तक ही करना है, अवकलित समीकरण कहा जाता है। तो हमारा जो मेन एम इसी डेरिवेशन से हमें समाकलित निकालनी है। अवकलित आ गई, अब हमें क्या करना है, समाकलन। तो मैं क्या लिखूँगा, दोनों पक्षों का, बोथ आर साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, समाकलन। और जैसे ही हम समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने लगा दिया, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का K1, और यहाँ किसका होगा, डी टी का, क्योंकि K1 क्या है, कांस्टेंट, इस वजह से उसका किसी प्रकार का कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, आर का और टी का, मतलब जिसका अवकलन हुआ रहता है उसे ही क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब अवकलन और समाकलन के बारे में आपको मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ जो बार बार काम आएगी। जैसे कि 0 से लेकर या लिमिट, बिना लिमिट के मैं 1/x dx का समाकलन करता हूँ तो वो कितना आता है, log x प्लस सी। बेस कितना रहेगा लोग का, ई बेस, log x प्लस सी। और यदि हम dx का ही इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कितना आता है, वो नॉर्मल x आता है। अब यहाँ पर जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, इसको मैं मॉडिफाई कर दूँ तो 1/r कितना हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू माइनस का K1 डी टी। तो यहाँ से 1/x दिखाई दे रहा है अब मुझे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log ई बेस पे, log को हम, जो log ई है उसे हम ln भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक्स वगैरह में लिखा होगा। log ई बेस पे कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट आएगा c, कॉन्स्टेंट क्या आएगा, c। और जैसे हमने लास्ट जो किया था शून्य कोटि का डेरिवेशन और उसमें कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, वैसे ही हम यहाँ भी क्या करते हैं, c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए कुछ उपाय था, क्या उपाय था, c क्या है, जहाँ c क्या है, समाकलन नियतांक है। c कौन सा कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक है। अब हमें क्या करना है, इस c को गायब करना है। तो c को गायब करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब मैं c को गायब करता हूँ तो मैंने लिखा कि माना t बराबर 0 समय पर, कितने समय पर, t बराबर 0 समय पर, मतलब टाइम पीरियड कितना है, 0। तो t बराबर 0 समय पर क्रिया कारक की
क्रिया कारक की सांद्रता t बराबर 0 समय पर जो क्रिया कारक है उसकी जो सांद्रता है उसे कितना लिया गया है माना हमने, तो t बराबर 0 पर क्रिया कारक जो है उसकी सांद्रता कितनी ले ली, r नोट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रारंभिक सांद्रता के नाम से हम उसे जानते हैं। तो हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो गई, 0। ये मान मैं समीकरण 4 में रख देता हूँ। तो जैसे ही हम समीकरण 4 में मान रखते हैं, रख दो, तो समीकरण 4 मेरे पास ये रही। समीकरण 4 से स्पष्टतः मैं क्या लिखूँगा, लोग ई बेस पे आर, सांद्रता कितनी हो गई, आर नोट माइनस का K1 T0 प्लस सी, और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो आता है, और जीरो में कुछ भी जोड़ो तो जो जोड़ोगे वही आएगा सी। तो लोग ई बेस पे आर नोट कितना आ गया मेरे पास, सी का मान आ गया। अब हम चलते हैं आगे, अभी डेरिवेशन को बहुत बड़ा पड़ाव देना है। तो देखते हैं, सी का मान आ गया, कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, फाइंड आउट करके मैंने रख दी। तो रखने पर अब मैं क्या लिखूँगा, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से जो मेरे पास समीकरण 4 थी, उस समीकरण 4 ये रही। इस समीकरण 4 में मैं 5 से क्या करता हूँ, सी का मान रख देता हूँ। जो आपके पास थी समीकरण 4, इसमें सी का मान रख दो। तो सी का मान रखने पर मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। लोग ई बेस पे इधर तो कितना है, आर बराबर माइनस का K1 इंटू टी प्लस लोग ई बेस पे कितना हो जाएगा, आर नोट। ये जो समीकरण है, इस समीकरण को ही प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित समीकरण कहते हैं, जिसके अभी हम अनेक रूप देखेंगे। जो ये समीकरण है, इस समीकरण के अनेक रूप हमें देखने हैं। मैं क्या लिखूँगा, उपरोक्त समीकरण 6 इसे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6। आप डेरिवेशन को यहीं भी छोड़ सकते हो। उपरोक्त समीकरण 6 प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित समीकरण कहते हैं। परंतु यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन हो जाता है। ऑब्जेक्शन क्या होता है कि हमें समाकलित समीकरण तो हमने निकाल ली, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को एक छोटा रूप देना है। इधर देखो, ये लोग है, ये लोग है, और ये माइनस है। इस माइनस को इधर ले गया मैं, प्लस में हो गया K1 इंटू टी। माइनस को इधर ले गए, प्लस में हो गया K1 इंटू टी बराबर लोग ई बेस पे आर नोट मैंने वहीं का वहीं रखा, माइनस लोग ई बेस पे कितना हो जाएगा, आर। ये वाला आर था जो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ये वाला आर था जो कहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। हम समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। वैसे यदि आपसे पूछा जाए आर क्या है, तो आप क्या लिखोगे आर के बारे में, टी समय पर सांद्रता है क्रियाकारक की। और सांद्रता को मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है, टी समय पर सांद्रता। ठीक है, अब हमें पता है, अब गणित लगानी है। तो गणित क्या बोलती है कि लोग ए माइनस लोग बी, बेस कुछ भी हो सेम होना चाहिए, ई और ई। लोग ए माइनस लोग बी क्या होता है, लोग ए अपॉन बी कितना होता है, लोग ए अपॉन बी। तो जैसे ही हम यहाँ से इसको लगाते हैं, तो लोग ई बेस पे कितना हो जाएगा, ए आर नोट अपॉन आर, तो ए अपॉन बी कितना हो गया, आर नोट अपॉन आर, मतलब प्रारंभिक बटे कौन सी आ गई, दूसरी वाली, K1 इंटू टी। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, जब लोग ई बेस को हटाया जाता है, किसको,
लोग ई बेस को जब हम हटाते हैं तो लोग ई बेस को चेंज करते हैं किस पर, 10 बेस पर, तो उसके लिए हम 2.303 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। गणित है तो कितना कर दूंगा मैं, 2.303 लोग ई बेस पर आर नोट अपोन कितना कर दिया मैंने, आर। इस समीकरण को भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित समीकरण कहते हैं और यही समीकरण हमें अधिकांश डेरिवेशन में या फिर आगे के जो डेरिवेशन है या फिर न्यूमेरिकल है उनमें यूज करनी है। तो समीकरण जो है 7, समीकरण 7 क्या कहलाती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित समीकरण कहते हैं, जिसे हम और मॉडिफाई कर दें तो K1 या फिर T इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 लोग 10 बेस पे, सॉरी यहाँ बेस 10 आएगा, लोग 10 बेस पे आर नोट अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 7 हमने दिया इसको, तो क्या लिखेंगे हम, उपरोक्त समीकरण 7 प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित समीकरण कहलाती है। जो उपरोक्त समीकरण 7 है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित समीकरण कहलाती है। और इस समीकरण से अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, अर्धायु पर। जो कर्व हैं, जो ग्राफ है, वो सारे के सारे ग्राफ हम एक साथ बनाएंगे। अब हमारा अगला जो पड़ाव है उस पड़ाव पर हम चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की हमें क्या निकालनी है, अब अर्ध आयु की गणना करनी है। हमें किसकी गणना करनी है, अर्ध आयु की अब हमें गणना करनी है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या होगा, अर्ध आयु। और अर्ध आयु की जो परिभाषा है वो परिभाषा आप लास्ट क्लास में भली भांति देख सकते हो। शून्य कोटि अभिक्रिया की जब हमने डेरिवेशन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने परिभाषा लिखी थी। क्या परिभाषा थी कि क्रियाकारक जब अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तो वह समय क्या कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है। अब यदि हमने लिखा है t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर इसकी सांद्रता हमने आर नोट मानी है, कितनी मानी है, आर नोट, उत्पाद कितना है, 0, t समय पर टी हाफ का मतलब आधा क्या हो गया, चेंज हो गया उत्पाद में। आधा किस में चेंज हो गया, उत्पाद में। अब ये जो मान है ये मान हम कहाँ रखेंगे, समाकलित समीकरण में। जैसे ही हम ये मान पुटअप करेंगे तो कर देते हैं, समाकलित समीकरण जो थी उसमें मान रखने पर तो समीकरण 7 से, जो समीकरण 7 है वो समीकरण 7 क्या बोलती है देखते हैं। तो जो समीकरण 7 है वो समीकरण 7 यूँ बोलती है कि t बराबर, तो t की जगह कितना हो जाएगा, t हाफ बराबर 2.303, भाई साहब लिख दिया 2.303 लोग 10 बेस पे आर नोट अपॉन आर। तो आर क्या है, टी समय पर, और टी समय पर सांद्रता कितनी हो गई, आर नोट अपॉन 2 हो गया। तो अब आपको पता है कि जब बटे में बटा होता है तो वो रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स होने के कारण टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लोग 10 बेस पे आर नोट इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा, आर नोट, और आर नोट से आर नोट कट गया। तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा वो रिमेनिंग रहने वाला पॉइंट क्या रह जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303, ये हो गया। वीडियो यदि फास्ट है तो आप इसे स्लो मोशन में करके ज़रूर देखें।
टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 log 10 बेस पे 2। और log 10 बेस पे 2 की वैल्यू कितनी होती है यदि नहीं पता तो याद रख लो, काम आएगी 0.301। कितनी होती है 0.301। तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, अपोन में K1 भी था, कांस्टेंट को हम भूल गए। अपोन में K1 भी चल रहा था, यहाँ पर कितना है K1 भी अपोन में है, तो वैल्यू रख देते हैं 2.303 इंटू 0.301 अपॉन K1। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन K1। अब इस समीकरण से क्या स्पष्ट होता है, क्या समीकरण में कहीं पर क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता का उल्लेख किया गया है? मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन जब हमने पढ़ी थी शून्य कोटि तो वहाँ तो थी। तो यहाँ पर क्या होता है, अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो प्रथम कोटि है, उस प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो अर्ध आयु है वो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये था हमारा आज का डेरिवेशन, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है। इसी में जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है इसी का एक टॉपिक और शेष है अभी, अंतराल समीकरण। उस अंतराल समीकरण को पढ़ने से पहले हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उनको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। तो हमारा जो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था हमने वो था रासायनिक बलगतिकी में प्रथम कोटि अभिक्रिया कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हमने क्या लिखा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर उसके बाद सेकंड हमने देखा कि जो वेग नियम है, उस वेग नियम से जब हमने परिभाषा लिखी तो क्या लिखी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग क्रियाकारकों की प्रथम घात के समानुपाती होता है क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको पढ़ने के बाद हमने जो देखा वो क्या देखा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित समीकरण की गणना हमने करी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसके लिए अवकलित समीकरण की गणना है। तो हमने क्या लिखा कि माना एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, R टेंड्स टू उत्पाद और कोटि 1, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से हमने वो लिख दिया। फिर उसके बाद परिभाषा से हमने लिखा क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। फिर हमें पता है ये समीकरण भी वेग की और ये समीकरण भी वेग की, तो दोनों इक्वल हो जाएगी, दोनों आर के तुल्य होगी और आर के तुल्य होने पर दोनों इक्वल हो गई। इक्वल होने के बाद इस समीकरण को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके क्या किया गया कि हमारे पास जो था आर की साइड हमने आर कर दिया और K1 एक साइड, तो dr/r और इस माइनस को उधर ले गए। जो ये समीकरण प्राप्त हुई है इस समीकरण को प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित समीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, अवकलित समीकरण कहा जाता है। फिर दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। समाकलन करने पर हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि 1/x का समाकलन क्या होता है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है log x होता है, और 1/x के बाद 1/r dr K1 dt। 1/r का कितना हो जाएगा log r माइनस का K1 t प्लस का c
t बराबर 0 समय पर। हमें कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है। तो कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, सबसे पहले कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए t बराबर 0 समय पर क्रियाकारक की सांद्रता हमने कितनी मान ली, r0 मान ली, जिसे प्रारंभिक सांद्रता के नाम से जाना जाता है। और इस r0 वाले सूत्र में हमने प्रारंभिक सांद्रता वाले सूत्र में क्या कर दिया, मान रख दिया। और मान रखने पर कुछ इस प्रकार से c का मान log r0 प्राप्त हुआ, जो हमने कहाँ समीकरण में रख दिया। और समीकरण में रखने के बाद log वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें एक साइड और k1t इधर लेकर आ गया और log वाली टर्म्स को उधर ले गए। log वाली टर्म्स को उधर लेने के बाद log a माइनस log b के फॉर्मूले से log a अपॉन b कर दिया गया। और log e बेस पर जब 10 चेंज किया जाता है तो 2.303 आगे लगा दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि 2.303 आगे लगाने के बाद यहाँ पर हमें जो समीकरण मिली, इस k1 को हम इधर अपोन में ले जा सकते हैं। तो k1 को मैंने अपोन में पहुँचा दिया। जो ये समीकरण है इसे प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण से ही हम अगला सूत्र अर्ध आयु का सूत्र हमने ज्ञात किया। तो अर्ध आयु की जो परिभाषा थी वो लास्ट क्लास में बखूबी आप पढ़ चुके हो। तो r टेंस टू उत्पाद क्रियाकारक की आधी सांद्रता, तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log 10 बेस पे r0। सांद्रता आधी रह गई और बटे में अपॉन होता है तो वो रिवर्स हो जाता है। r0 से r0 कट गया तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 2.303 क्या रह जाएगा, log 10 बेस पे 2। और log 10 बेस पे 2 का मान आपको ध्यान रखना है 0.301 मल्टीप्लाई करोगे 0.693, अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये हमारे प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक छोटा सा जो डेरिवेशन था वो छोटा सा डेरिवेशन ख़त्म होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो भी इसी से रिलेटेड है। वो है क्या, अंतराल समीकरण। कि अंतराल समीकरण क्या होता है। अब हमें जो चर्चा करनी है वो करनी है हमारे इसी टॉपिक पर है, प्रथम कोटि से रिलेटेड अंतराल समीकरण। जैसा कि आपको शब्द से स्पष्ट हो रहा है, अंतराल समीकरण का मतलब क्या होगा कि किन्हीं दो टाइम्स के लिए जब समीकरण निकाली जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं, अंतराल समीकरण। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसी के साथ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब राजस्थान जो बोर्ड है और सीबीएसई जो बोर्ड है, उस बोर्ड के द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे के सारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। इसके साथ धन्यवाद। इंस्पायर क्लासेस के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर बढ़वाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चों का क्या हो, बेनिफिट हो। धन्यवाद।